तो हाय एवरीवन। तो आज हम देखते हैं कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि हमारे प्रियम्बल में क्या दिया गया है, उसकी फिलॉसफी क्या है, वो क्या दर्शाता है। ओके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय प्रियम्बल। तो प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। प्रियम्बल मतलब इंट्रोडक्शन और प्रीफेस। अगर कोई डॉक्यूमेंट है या कोई लॉ है तो उसमें क्या दिया गया है, उस लॉ की फिलॉसफी क्या है, उस लॉ के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट होंगे, उसके प्रियम्बल में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है। तो ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड की फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव्स हमने हमारे प्रियम्बल में बताई गई है। तो वही हमने यहां लिखा है। प्रियम्बल मीन्स द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द स्टैट्यूट। स्टैट्यूट मतलब लॉ विच एक्सप्लेन्स इट्स फिलोसॉफी एंड ऑब्जेक्टिव। ओके। तो इसे ही हम आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है। तो ये हमारी प्रियम्बल किस पे बेस्ड है। तो हमारी प्रियम्बल बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो कि मूव एंड ड्राफ्ट की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो सबसे पहला देश कौन सा है कि जिसने प्रियम्बल को अपने इसमें इनेक्ट किया था, वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट हुआ था, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट रेडी हो गया था, उसके बाद हमने प्रियम्बल को लिखा था। ओके। तो फिर आता है कि हमारा जो प्रियम्बल है, जो ओरिजिनल प्रियम्बल था, उसमें हमने कुछ चेंजेस किए हैं क्या, मतलब उसमें कुछ हमने अमेंडमेंट की है क्या। तो वो है यस। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हमने 3 न्यू वर्ड ऐड किए थे। वो थे सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। और देखो हम यहाँ पे देखते हैं, तो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, ये 3 न्यू वर्ड्स हमारे हमने प्रियम्बल में ऐड किए गई है, उसे ही हम अमेंडमेंट बोलते हैं प्रियम्बल का। तो हमारा प्रियम्बल सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, वो है 1976 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो हमारे टोटल प्रियम्बल में 73 वर्ड्स दिए गए। ओके। तो अभी हम देखते हैं कि हमारा प्रियम्बल क्या रिवील करता है, कि प्रियम्बल क्या बताता है, हमें क्या दर्शाता है। तो सबसे पहले कि सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वी द पीपल। ओके। उसके बाद हमारा नेचर ऑफ स्टेट कैसा है, तो वो है सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसके बाद कि ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या ऑब्जेक्टिव है, वो बताता है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। क्लियर इतना। ये सारी चीजें हम आने वाले स्लाइड्स में अच्छे से इलेबोरेटली एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद कि डेट ऑफ एडॉप्शन। डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है हमारे प्रियम्बल में दिया गया, तो वो है ये देखो, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। इसे कंफ्यूज नहीं होना है हमें 26 जनवरी के साथ, जो कि रिपब्लिक डे है। तो हमने एडॉप्ट कब किया था, 26 नवंबर को। और उसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी कि संविधान दिवस करके हमारे देश में मनाते हैं। क्लियर है इतना। तो डेट ऑफ एडॉप्शन हमेशा याद रखना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की डेट ऑफ एडॉप्शन है नवंबर 26 1949। क्लियर है इतना, भी समझ में आ गया कि प्रियम्बल का मीनिंग क्या है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके। तो अभी हम देखेंगे कीवर्ड्स इन आर प्रियम्बल, क्या क्या दिए गए। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉवरेन। सॉवरेन का मीनिंग क्या है। सॉवरेन मतलब क्या, कि हमारा जो देश है वो हमारे खुद के अफेयर्स, मतलब कुछ लॉ बनाना है तो हम खुद बनाएंगे। हमारे ऊपर कोई ऑथोरिटी नहीं है, हमें कुछ कोई गाइड नहीं करेगा। ठीक है। हमारे जो जितने भी अफेयर्स रहेंगे, दो इट्स इंटरनल और एक्सटर्नल, वो हम खुद कंडक्ट करेंगे। तो वही हमने लिखा है, the word sovereign implies that India is neither a dependency nor a domination of any of the nation। कि किसी के देश के अंडर में हम नहीं है, बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, कि हम एक स्वतंत्र राज्य है, स्वतंत्र देश है। देर इज नो अथॉरिटी अबाउ इट एंड इट इज फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन फेयर। उसके बाद है सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट मतलब क्या, कि सोशलिस्ट के दो मीनिंग है, कि एक होता है कम्युनिस्ट सोशलिज्म और एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। कम्युनिस्ट सोशलिज्म मतलब क्या, कि जहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सारे स्टेट के पास रहेंगे। बट डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मतलब क्या, कि जहां पे प्राइवेट प्लेयर एंड पब्लिक प्लेयर, मतलब कि दोनों को एग्जिस्ट करेंगे साइड बाय साइड, उसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। तो जो भी हमारे गोल्स है वो अचीव कहां से करेंगे हम, डेमोक्रेटिक मीन्स से। ओके। तो हमारा जो सोशलिज्म है, इट्स ब्लेंड ऑफ गांधीयन थॉट्स एंड मार्क्सिस्ट फिलोसॉफी। तो हम मोर लिंक टुवर्ड किसकी तरफ है हमारे, कि गांधीयन थॉट्स, मतलब गांधीयन जो फिलोसॉफीज है उसकी तरफ हमारा सोशलिज्म ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, हमारी फिलोसॉफी। तो ये सारे प्रिंसिपल मोस्टली हमने हमारे डीपीएस में, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कवर किए गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसीज एंड इनइक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। ओके। उसके बाद हम देखते हैं कि सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है। सेक्युलर मतलब कि हमारे, मतलब
टू टाइप्स ऑफ सेक्युलरिज्म के मीनिंग्स है, एक होता है वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म और एक हमारा इंडियन कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म में दिया गया है कि स्टेट एंड रिलीजन बोथ आर सेपरेटेड, बट हमारे जो इंडिया में है तो जितने भी रिलीजन है उनको इक्वल रिस्पेक्ट, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट मिलेगा। ओके, और स्टेट का कोई रिलीजन नहीं रहेगा। वही हमारे हमारे फंडामेंटल राइट्स में हमने इंश्राइन किया गया है इन द आर्टिकल 25 से 28 में, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि अगर उसमें कुछ बाधा आती है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं कि वो इन्फोर्सिएबल है। क्लियर है इतना? फिर देखते हैं हम डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि डेमोक्रेसी टू टाइप की होती है, एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है मतलब पहले हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। कि डेमो मतलब पीपल और क्रेटिक मतलब रूल। ओके, डेमोक्रेसी टू द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो अभी हम देखेंगे कि टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसीज क्या है। एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि जैसे कि स्विट्जरलैंड में एग्जिस्ट करती है, कि वहां के सारे लोग, उनके अगर कुछ लॉ है पास कराना है तो सारे लोग वोट करेंगे। उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, कि वन ऑफ द मेथड इज रेफरेंडम। और उसके बाद आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जो कि हमने अडॉप्ट की है। तो उसमें भी दो टाइप है, एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और सेकंड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हमने जो अडॉप्ट किए वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम क्या करेंगे, हमारे जो प्रतिनिधि है वो इलेक्शन के द्वारा चुन के देंगे और उसके बाद वो हमारे लिए क्या लॉज बनाने वो लॉज बनाएंगे। तो वही हमने यहां लिखा है, द टर्म इंप्लाइज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इस्टेब्लिश फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स ऑथोरिटी फ्रॉम विल ऑफ द पीपल एक्सप्रेस इन एन इलेक्शन। कि इलेक्शन में जो भी हम जिसको मेजोरिटी वोट करेंगे या जिसको चुन के देंगे वो हमारे लिए लॉज बनाएंगे। इट मीन सुप्रीम पावर लाइज विद द पीपल ऑफ इंडिया। ओके, क्लियर है इतना? उसके बाद आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मीनिंग होता है हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, मतलब जो हमारे प्रेसिडेंट है वो पोजीशन जो है वो इलेक्टेड रहेगी, ना कि नॉमिनेटेड और हेरिडेटरी। ओके, तो उसका अल्टीमेट मीनिंग क्या है, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड? तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी पब्लिक ऑफिसेस है वो सबके लिए खुले हैं। ओके, कि हमारा जो सिटीजन है वो सबके लिए खुले रहेंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो उसकी जो क्वालिफिकेशन के लिए हम बस क्वालिफाइड होने चाहिए और उसके बाद हम वो ऑफिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है इतना? ये सारे वर्ड समझ में आ गए? ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या, कि हमारे सोसाइटी में अगर एक ऑर्डर मेंटेन करना है तो उसके लिए जस्टिस का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही जस्टिस हमारे फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रिफ्लेक्ट करते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो दिया गया है वो मोर टुवर्ड्स पॉलिटिकल राइट्स है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो इंश्राइन किए गए हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस। तो हम क्योंकि हमारे जो प्रियम्बल है उसमें कैसे दिया गया है, जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। उन्होंने ये ऑर्डर भी क्यों मेंटेन किया है, कि सोशल जस्टिस इतने इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं रहेंगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस उसका कुछ मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए सोशल जस्टिस मतलब क्या, कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में, कि जैसे कि कास्ट, कलर, रेस, जेंडर एंड रिलीजन, की उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहेगा। पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस मतलब क्या, कि ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर, कि कौन कितना रिच है कौन कितना पुअर है उसके ऊपर हम उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा और उनको सबको सेम राइट्स मिलेंगे। पॉलिटिकल जस्टिस किसके तरफ स्ट्राइव करते हैं, वो है इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू द पॉलिटिकल ऑफिसेस एंड इक्वल वॉइस इन द गवर्नमेंट। ओके, क्लियर है इतना? अभी हम देखते हैं कि लिबर्टी, लिबर्टी मतलब क्या, फ्रीडम, कि फ्रीडम टू डू एनीथिंग। बट फ्रीडम टू डू एनीथिंग मतलब क्या, कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, कि वो हमारे जो लिबर्टी है वो एब्सोल्यूट नहीं है बट क्वालिफाइड है। तो इट डज नॉट मीन लाइसेंस टू डू एनीथिंग। ओके, तो पकड़ के चलो कि लिबर्टी, अभी मेरे पास एक मेरी लिबर्टी है कि मैं कुछ करना है, तो मेरे लिबर्टी से किसी और की लिबर्टी पे बाधा नहीं है। तो वही हमने यहां लिखा है, द टर्म लिबर्टी मीन्स अब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। मतलब स्टेट स्ट्राइव करेगा कि हर एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को वो कैसे डेवलपमेंट कर सकता है। ओके, क्लियर है? उसके बाद इक्वेलिटी, इक्वेलिटी मतलब क्या, कि अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू द एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जैसे इक्वेलिटी बिफोर लॉ, कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया आर्टिकल 14 में, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि उसके ऊपर, मतलब कि कास्ट, क्रीड, रिलीजन, उसके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, लॉ के सामने सब सेम है।
इट डजंट, ओके, तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर है इतना? अभी हम देखेंगे फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मतलब क्या? प्रमोटिंग ब्रदरहुड, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में भी हमने इंस्टेंट किया गया है। तो हम वही देखते हैं कि फ्रेटर्निटी मीन्स फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इट हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। तो वही हमारे प्रियम्बल में भी दिया गया है, फ्रेटर्निटी, ये जो मीनिंग उसका बताया गया है। तो क्लियर इतना, ये वर्ड समझ में आ गया अच्छे से? ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसके ऊपर काफी सारी डिबेट हुई थी, काफी जजमेंट्स भी है। तो यस, प्रियम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेरूबेरी यूनियन केस था उसमें बताया गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। कि अगर हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, यूएसए का, तो उसमें प्रियम्बल उनके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट जो सेकंड जजमेंट आया था, जिसमें 13 बेंच केस भी हम बोलते हैं, केशवानंदा भारती केस, उसमें बताया गया था सुप्रीम कोर्ट में कि प्रियम्बल इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, क्लियर इतना? तो प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, उसे हम अमेंड कर सकते हैं। ओके, बट विदाउट डिस्टर्बिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो थिंग्स टू नोट डाउन में हमने लिखा है, द प्रियम्बल इज नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू द लेजिस्लेचर, कि लेजिस्लेचर का सोर्स ऑफ पावर नहीं है। सोर्स ऑफ का पावर क्या है लेजिस्लेचर का? वो है कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ लेजिस्लेचर, कि कोई उसे प्रोहिबिट भी नहीं करता प्रियम्बल कि क्या लॉ बनाने चाहिए, क्या लॉ नहीं बनाना चाहिए। बट प्रियम्बल स्टेट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एक्ट एज एड ड्यूरिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल व्हेन लैंग्वेज इज फाउंड एम्बिगुअस। मतलब कि अगर कुछ हमारे आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके इंटरप्रिटेशन करना हो, अगर लैंग्वेज एम्बिगुअस हो, कि कुछ हमें समझने में कठिनाई जा रही हो, या उस एक वर्ड के मीनिंग अलग अलग निकल रहे हो, तो उस वर्ड का कैसा मीनिंग इंटरप्रिट करना है, उसके लिए हमें प्रियम्बल की हेल्प हो सकती है। ओके, कि जैसे कि एक वर्ड में कुछ और बताया जा रहा है, बट उसका मीनिंग क्या होना चाहिए कि टुवर्ड द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। उस हिसाब से प्रियम्बल हमें एक हेल्प करेगा कि क्या इंटरप्रेट करना है आर्टिकल से, अगर देर इज एन एम्बिग्यूटी। ओके, इट इज नॉन जस्टिशियबल। नॉन जस्टिशियबल मतलब कि अगर उसका पालन नहीं होता है तो हम कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते, इन्फोर्सिएबल नहीं है। तो ओनली पार्ट इन आर कॉन्स्टिट्यूशन विच इज इन्फोर्सिएबल इज फंडामेंटल राइट्स। ओके, पार्ट 3, इतना याद रखना अच्छे से। ओके, क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको अच्छे से कि प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल का मीनिंग क्या है, और प्रियम्बल में हमारे इंडिया के प्रियम्बल में क्या दर्शाया गया है। क्लियर हो गया अच्छे से? ओके, थैंक यू सो मच।